जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का एक और नया टॉपिक। और ये वाला टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैक्सवेल सेतु, मैक्सवेल ब्रिज। अभी हमने इसके पहले एसी सेतु पढ़ा है, अब पढ़ेंगे हम मैक्सवेल सेतु। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो मैक्सवेल सेतु या फिर ओवन सेतु जो भी हम पढ़ेंगे, ओवन सेतु हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल सेतु, इन सब में हम प्रत्यावर्ती धारा का यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव करंट का यूज़ करते हैं। जो एसी सेतु पढ़ा था उसमें एसी का यूज़ करते हैं, इसमें भी हम एसी का ही यूज़ करते हैं। तो ये वाला चित्र कुछ इस तरह से है मैक्सवेल सेतु का। इसमें पहले ये भुजा ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, सी डी और डी ए, ये चार भुजा हैं। ए बी पर कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस, ये दोनों वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं, कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद बीसी में आए तो बीसी में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके बाद सीडी में एक एल कुंडली लगी हुई है, एल प्रेरकत्व की कुंडली, और आर रेजिस्टेंस का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर ए डी डी ए भुजा में सेम एक R3 रेजिस्टेंस का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। अब हमने माना कि ए बी भुजा, क्योंकि इसका प्रतिरोध होगा कुछ और इसका प्रतिघात होगा, तो प्रतिरोध और प्रतिघात मिलकर प्रतिबाधा बनाते हैं। या फिर मैंने बताया था कि एल सी आर में से कोई दो हो या फिर तीनों हो। तो यहाँ पर आर और सी ये दोनों है, आर सी दोनों है, तो यहाँ पर प्रतिबाधा लगेगी। प्रतिबाधा Z1, इसकी प्रतिबाधा हमने मान ली Z1, इसकी हमने मान ली Z2, इसकी Z4, इसकी Z3। ऐसी करके हमने चारों की प्रतिबाधाएं मान ली। अब हमें चारों की प्रतिबाधाओं के मान निकालना है। देखो हमने इसमें इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है इस प्रतिरोध R का मान और इस कुंडली के प्रेरकत्व L का मान। ठीक है, हमें चाहिए प्रतिरोध R का मान और कुंडली के प्रेरकत्व L का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे Z1, Z2, Z3 और Z4 का मान। ये कैसे निकालेंगे, सब रूल्स से निकालेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम Z1 का मान निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम Z1 से। Z1 देखो, ये दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, दोनों प्रतिरोध होगा, तो उसे प्रतिबाधा कहेंगे। ठीक है, अब जो समांतर क्रम में नियम होता है वो कैसा होता है, 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा होता है ना ये वाला। तो बस वही चीज़ लगाए, 1/R बराबर 1/R1, ये R1 है, प्लस 1/R2 का मान क्या है, C1। C1 का प्रतिरोध क्या होता है, 1/I ओमेगा सी। अगर हमने एक्स सी का मान रख दिया 1/ओमेगा सी, तो होता है 1/I ओमेगा सी। या फिर इसे ऐसे लिख दो, 1/R1 प्लस I ओमेगा C1, C1 है ना, तो C1 ये निकला है 1/Z1 का मान। ठीक है, या फिर इसी को Y1 लिख सकते हो। प्रवेशता के पदों में बताया था ना, प्रवेशता का जो पद होता है 1/Y बराबर Z होता है, तो इसी को हम Y1 लिख सकते हैं, 1/Z1। ठीक है, अब इसके बाद Z2 का क्या होगा मान, देखो एक मान ही निकला, चारों का मान हम निकाल देते हैं। इसके बाद Z2 का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ R2 वैसे और तो कोई लगा नहीं है प्रतिरोध बीच में, तो Z2 का मान सिंपली R2 के बराबर हो जाएगा। और Z3 का मान, यहाँ पर R3 बस लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा, तो Z3 का मान R3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब Z4 का मान देखो, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में ऐसा होता है R बराबर R1 प्लस R2, इस प्रकार श्रेणी क्रम में होता है। तो Z4 बराबर R प्लस L, ये इमेजनरी नंबर के साथ जुड़ेगा तो आयोटा, और ओमेगा या फिर XL लिख दो, ओमेगा L कुछ नहीं दिक्कत। तो ये निकला है Z4 का। हमने Z1, Z2, Z3, Z4 ये चारों के मान निकाल लिए। अब हम सेतु संतुलन की अवस्था, जो ये सेतु बना है, ब्रिज बना है, सेतु संतुलन अवस्था, सेतु संतुलन की अवस्था में क्या होगा, Z1, Z4 का मान Z2, Z3 इसके बराबर होगा। अब ये इसके बराबर क्यों होगा, देखो संतुलन अवस्था में इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि हमने एसी सेतु, जो है पिछला टॉपिक पढ़ा है एसी सेतु, उसमें हम ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं कि अगर एसी सेतु कोई संतुलन अवस्था में होता है तो Z1, Z4 का मान Z2, Z3 के बराबर होता है। ये आप देख लेना, उसमें मैंने बताया था एसी सेतु में, इसे बताया है मैंने, प्रूफ भी किया है। ठीक है, अब Z1 इन चारों के मान रख दो। Z1 का मान 1/Y1 होगा ना, देख लो, 1/Y बराबर Z, तो Z बराबर 1/Y। इसी प्रकार Z1 बराबर 1/Y1, Z4 बराबर Z2, Z3, या फिर Z4 बराबर Y1 प्लस नहीं सॉरी, Z2, Z3 इंटू लगेगा, Y1, Z2, Z3। अब बस चारों के मान रख दो। Z4 का मान क्या है,
आर प्लस आयोटा ओमेगा एल बराबर y1 का मान क्या है 1/r1 प्लस आयोटा ओमेगा c1। ये हो गया किसका y1 का मान, और z2 का मान r2 और z3 का मान r3। ये हमने चारों का मान उठा के इसमें रख दिए। बस थोड़ी सी और इसे हल्का सॉल्व कर लेते हैं हम। r प्लस आई ओमेगा एल बराबर अंदर इसका गुणा कर लो r2 r3 अपॉन r1 प्लस आई आयोटा को अलग कर लो, और इसके बाद r2 r3 ओमेगा c1। ठीक है, इसका भी गुणा हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट की दोनों की तुलना कर दो, दोनों को बराबर कर दो। तो बस हमने r जब इसकी तुलना करते हैं हम, तो r बराबर r2 r रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो रियल पार्ट बराबर मतलब r बराबर r2 r3 बटे r1 हो जाएगा। और यहाँ से आई ओमेगा अलग करके जितना हो l बराबर हो जाएगा। तो r2 r3 c1 ये हो जाएगा हमारा l का मान। तो हम इस सूत्र में r2 r3 और r1 c1 इन सब का मान ज्ञात करके, अगर हमें इन सब के मान पता है तो हम ये प्रतिरोध R और कुंडली का प्रेरकत्व L इन दोनों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस ब्रिज से। तो इसका मतलब हुआ ये मैक्सवेल से, तो इसका देखो इसका यूज कहाँ होता है। अभी तो हमने इसका पूरा व्यंजक प्रूफ कर दिया, अब इसका यूज होता क्या है। तो इसका यूज होता है किसी प्रेरकत्व का मान ज्ञात करने के लिए। जो अज्ञात प्रेरकत्व, हमें इसका प्रेरकत्व L का मान पता नहीं है, तो इस प्रेरकत्व किसी प्रेरकत्व का मान ज्ञात करने के लिए हम मैक्सवेल सेतु का यूज करते हैं। और इसमें जो संधारित्र की धारिता होती है C1, ये धारिता हमें ज्ञात होती है, और R2 और R3 का मान हम कैलकुलेशन से निकालते हैं। तो ये वाला वीडियो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम एक और सेतु पढ़ेंगे, ओवन सेतु। तो मैक्सवेल सेतु यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।